तो इसके बाद आपको ये डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ है, इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, इसको भी आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। मोबाइल डेवलपमेंट विद C++, इसको भी ज़रूरत नहीं है आपको अभी के लिए सिलेक्ट करने के लिए। अभी मैं इसको नीचे आती हूँ। ये आपके जो भी 2 मॉड्यूल हैं वो गेमिंग रिलेटेड मॉड्यूल हैं। गेमिंग रिलेटेड मॉड्यूल में आपका गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी एंड गेम डेवलपमेंट विद C++, दोनों को आपको अभी कोई भी ज़रूरत नहीं इनको सेलेक्ट करने के लिए। आप इनको एज इट इज़ अनटिक छोड़ सकते हैं। अदर टूल्स है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, इसको भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको अभी के लिए सेलेक्ट करने के लिए। डेटा साइंस एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन, इसको भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। और मैं नीचे आती हूँ, विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन, इसको भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। ऑफिस शेयर पॉइंट डेवलपमेंट, इसको भी नहीं सेलेक्ट करना है। लिनक्स एंड एम्बेडेड डेवलपमेंट विद C++, इसको भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से ऊपर से दिखा देती हूँ कि आपको क्या-क्या मैंने सेलेक्ट किया है, क्या-क्या नहीं सेलेक्ट किया है, ताकि आपको एक बार आइडिया मिल जाए कि क्या-क्या सेलेक्टेड है, क्या-क्या नहीं सेलेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। मैं थोड़ा-सा और ऊपर जाती हूँ। ये देखिए, ये भी कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। मैं और ऊपर मूव करती हूँ। यहाँ पे आपका ये .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट सेलेक्टेड है। और इसकी थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ASP.NET एंड वेब एप्लीकेशन, आपका ये सेलेक्टेड है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अभी आप जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टॉल का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लिखा है टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 7.97 GB। तो आप अपना एक बार देख लीजिएगा कि आपका इतना स्पेस आपकी ड्राइव में है कि नहीं है। जनरली ये आपका C ड्राइव में जाएगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने C ड्राइव में कि आपके पास स्पेस है कि नहीं है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उसमें से कुछ डेटा डिलीट कर सकते हो, ताकि आपका स्पेस थोड़ा खाली हो जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि C ड्राइव में क्या डिलीट करूँ और आपका स्पेस काफ़ी ज़्यादा फुल है, तो आपकी जो डेस्कटॉप पे जो चीज़ें होती हैं जनरली, वो आपकी जनरली सारी चीज़ें C ड्राइव में जाती हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जनरली पीपल अपना कुछ भी डेटा होता है, पर्सनल डेटा, वो डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, जो कि आपका लोकेटेड होता है C ड्राइव में। तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए और सारा का सारा जो भी डेटा है आपका, लाइक जैसे कि आपका ये है, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो और अपना Ctrl+X कर लीजिए। ओके। और फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, डी ड्राइव में आप अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिए, लाइक आपका C ड्राइव बैकअप करके, और उसमें सारा का सारा पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका C ड्राइव काफ़ी ज़्यादा आपका स्पेस खाली हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ऑप्शन है, आपका इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग है, और ये इसमें ड्रॉप डाउन आपको, मैं इस पे क्लिक कर, इसमें 2 है, डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारा पैकेजेस जो होता है वो डाउनलोड होता रहेगा आपका। जैसे सपोज आपका 100 पैकेज है, तो इस केस में आपका क्या होगा, इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग, लाइक सपोज आपका 2 पैकेज इंस्टॉल हो गया है अभी, आई मीन डाउनलोड हो गया है, तो अभी वो साइमल्टेनियसली क्या होगा, पैरेलली आपका वो इंस्टॉल भी होता रहेगा। और इस केस में क्या है, वो अगर 100 पैकेजेस हैं तो वो क्या होगा, पहले आपको 100 पैकेज डाउनलोड होगा, देन एट द सेम टाइम वो आपका इंस्टॉल होगा। तो आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए जो ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ, मैं डाउनलोड ऑल एंड देन इंस्टॉल का ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरा सारा का सारा पहले पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद मैं चाह रही हूँ मेरा इंस्टॉल हो। तो मैं इंस्टॉल पे अभी क्लिक कर देती हूँ। आपका इसमें मेरे को अभी 7.9 GB की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको भी ओपन ऐसे ही रहने देती हूँ। आप इसको ऐसे ही ओपन रहने दीजिए। जनरली ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाउनलोड होने के लिए, तो आप इसको एज इट इज़ इसको रख सकते हो, ताकि आपका डाउनलोड होता रहे। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ये, फिर आपका 1 बाय 1 सारे के सारे जितने भी पैकेजेस हैं, वो आपके सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे,
आप विजुअल स्टूडियो चला सकते हो अपना। और दूसरी चीज़ क्या होगी आपकी, जैसे कि आप उस पे जो भी आपको सी शार्प कोड हो गया आपका, लाइक कुछ भी प्रोग्राम बनाना है, लाइक सपोज करिए कि आपको आपका जो नेम है उसका उसको रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग द रिवर्स मेथड, क्योंकि सी शार्प में बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। सी शार्प क्या, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, लाइक अगर आपकी जावा हो गई, या फिर आपकी सी शार्प हो गए, या फिर आपकी पीएचपी हो गई, आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे आपको प्रोग्राम हर जगह लिखना होता है। बस आपका डिफरेंस ये होता है कि आपको जो सिंटेक्स होता है उसका वो डिफर करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं तब तक आपको बताती हूँ कि सी शार्प क्या है मेरा, क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसमें क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ नोटपैड को। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं इसको डाउनलोड होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं आती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी होती हैं आपको ये पता होना चाहिए, और हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ हमारी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी शार्प, ओके, और पीएचपी हो गया, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। सी शार्प हो गया, पीएचपी हो गया, जावा भी आपने सुना होगा। आपने जावा में 2 टाइप का सुना होगा, एक कोर जावा और एडवांस जावा। कोर जावा एंड एडवांस जावा। उसके बाद आपने सुना होगा ASP.NET, और अभी आपने एक और नाम सुना होगा ASP.NET MVC। ओके, और आपने जनरली यही सारी लैंग्वेजेस सुनी होंगी। और हाँ, आपने सुना होगा सी, जो कि हम लोग जनरली जब कोई भी 12th का बच्चा होता है तो उसको सी भी पढ़ाई जाती है, सी प्लस प्लस भी पढ़ाई जाती है। जिन लोगों का 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहा होगा उन्हें पता होगा, और जिन लोगों ने कभी भी 12th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा तो उनके पास, जब वो बीटेक कर रहे होंगे या फिर वो एमसीए कर रहे होंगे, तो उनके में ज़रूर एक सब्जेक्ट होगा सी एंड सी प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस लिख देती हूँ। तो ये सारी मेरी क्या है, लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ why we are using these above languages। तो हम लोग इन लैंग्वेजेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ओके, लाइक सपोज करिए ये मेरी एक एप्लीकेशन है ए, ओके, मुझे इसको डेवलप करना है। ए सपोज करिए हम रियल टाइम सिनेरियो पे चलते हैं। लाइक सपोज करिए कि आपकी कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, है कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट है। ये मेरी क्या है, एक टाइप की एप्लीकेशन है ये। सो ये एप्लीकेशन आपकी किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है, चाहे तो आप पीएचपी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप ASP.NET भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है शॉपिंग वेबसाइट, लेट्स सपोज करिए कि फ्लिपकार्ट आप बना रहे हो। फ्लिपकार्ट की एक एप्लीकेशन है जो कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग कुछ भी ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट पसंद है हम उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और चेकआउट कर सकते हैं, कूपन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये सारे के सारे किसी भी लैंग्वेज में आप डेवलप कर सकते हो, चाहे आपकी PHP लैंग्वेज हो, चाहे आपकी जावा लैंग्वेज हो, चाहे आपका ASP.NET का लैंग्वेज हो, आप कुछ भी करके यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी क्या है कि ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। कॉन्सेप्ट, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, these languages follow oops concept। यहाँ पे जो oops concept को फॉलो करती है वो आपकी PHP लैंग्वेज है, जावा है और आपकी C# है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो oops concept को नहीं फॉलो करती हैं? नॉट फॉलोइंग oops concept लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपकी जो C लैंग्वेज है और जो आपकी C++ लैंग्वेज है वो आपके oops कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती हैं। अभी आप ये पूछेंगे कि क्यों नहीं फॉलो करती, क्या डिफरेंस है? क्योंकि C भी आपकी लैंग्वेज ही है ना, और C++ भी लैंग्वेज ही है आपकी, PHP भी लैंग्वेजेस ही आपकी, जावा भी लैंग्वेजेस ही आपकी, और C# भी आपकी लैंग्वेजेस ही है। तो ये दोनों आपकी क्यों नहीं फॉलो करती हैं और बाकी क्यों फॉलो करती हैं, और बाकी लैंग्वेजेस आई क्यों? जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारी लैंग्वेजेस थी वो हमारी C लैंग्वेज ही थी, फिर उसके बाद क्या आपका C++ आया, फिर C++ आने के बाद आपकी ये PHP, जावा एंड ASP.NET आया। अभी आप कभी भी देखोगे ना, जब ओपनिंग्स आती हैं तो ज़्यादातर जो ओपनिंग्स होती हैं जॉब्स की, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर आपकी PHP डेवलपर आपके लिए आएगी, नहीं तो आपकी जावा डेवलपर के लिए आएगी, वरना आपका ASP.NET डेवलपर के लिए आएगी। आपने भी नोटिस किया होगा। तो आपको पता है कि ये सारी की सारी जो ओपनिंग है, अभी क्यों नहीं आप देखते हो कि C लैंग्वेज के लिए ओपनिंग आ रही है? आपने देखा होगा कि C लैंग्वेज के लिए बहुत कम ओपनिंग्स आती हैं, या फिर आपके अगर कोई दोस्त हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, अगर आप उनसे पूछते हो कि अगर वो IT में जॉब करते हैं, तो अगर आप उनसे पूछते हो कि आप किस लैंग्वेजेस में आप काम करते हो, तो आपने देखा होगा कि कोई या तो आपको बताता है जावा में मैं काम कर रहा हूँ, या फिर मैं ASP.NET में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं PHP में काम कर रहा हूँ। तो ये आपने बहुत कम ही लोग को सुना होगा कि वो आपको बोल रहा है कि मैं C में काम करता हूँ या मैं C++ में काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि C और C++ की ओपनिंग्स या जॉब्स नहीं हैं, उनकी भी है, उनकी एक अलग कैटेगरीज है। बट आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो PHP, जावा या फिर आपकी C# लैंग्वेज पे ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं कौन से? आपको शायद पता होगा कि ऊप्स जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 7-8 कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऊप्स के अंडर आपके आते हैं। जैसे कि आपका कौन सा हो गया यहाँ पे, ऊप्स कॉन्सेप्ट सबसे पहले उसमें आता है क्लासेस आपका, और आपकी आती हैं ऑब्जेक्ट्स, और आपका आता है इनहेरिटेंस, और आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म, और आपका आता है इंटरफेस, और आपका यहाँ पे आता है इनकैप्सुलेशन, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है, आपने देखा होगा 2 टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। मैं उन दोनों को कैटेगराइज कर देती हूँ यहाँ पे। एक होती है आपकी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म
मॉर्फिज्म। सेकंड जो होती है वो आपकी रन टाइम होती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये जो रहता है ना आपके उप्स कॉन्सेप्ट्स हैं, और यहाँ पे ना आपका एक और होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। ठीक, इन सबको डिटेल में मैं आपको एक उप्स कॉन्सेप्ट का मैंने आपके लिए एक मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगी, आप उस वीडियो को गो थ्रू हो सकते हो, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगी कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। विद एग्जांपल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आप इसको लाइक विद रियल टाइम की कैसे क्लासेस को क्रिएट करनी है, क्या क्या मेरी क्लासेस हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मुझे कैसे क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट मुझे क्यों क्रिएट करना है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है आपकी, इनकैप्सुलेशन आया क्यों, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में आपका डिफरेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स भी लिख देती हूँ, इसके अंदर आपका आएगा कितने इसके टाइप्स हैं, उन टाइप्स के भी क्या क्या डिफरेंस है, इनहेरिटेंस यूज क्यों कर रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगी सारी की सारे, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत बार कि आप कहीं पे भी गूगल पे जाते हो, वहाँ पे आपका लाइक इनहेरिटेंस का आपको या फिर कोई भी पर्सन आपको इनहेरिटेंस का एग्जांपल देता है कि लाइक आपके सपोज दादाजी थे, तो उनके जो बच्चे हुए उनकी प्रॉपर्टी उनकी हो गई, तो ये आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा। सी, ये एग्जाम्पल है आपका, लेकिन आप कभी भी रियल टाइम इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते उनको कि मेरे दादाजी थे, उनकी जो कार थी वो मेरी भी कार हो गई, तो आप ऐसे एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। उनको आपको रियल टाइम एग्जाम्पल देना है। रियल टाइम मतलब लाइक एज अ प्रोजेक्ट, हम किसी प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट था, लाइक सपोज बैंकिंग डोमेन का मेरा प्रोजेक्ट था, और बैंकिंग डोमेन में मेरा ऐसा ऐसा लाइक ये मॉड्यूल था, ये मैंने क्लासेस क्रिएट की थी, तो मैंने इनहेरिटेंस वहाँ पे यूज़ किया था, और मेरा जो इनहेरिटेंस का जो पर्पस था मैंने इस पर्पस से यूज़ किया था, और लाइक उसका यूज़ किया था, मुझे उसका एडवांटेज क्या क्या मिला, और अगर मैं वहाँ पे नहीं यूज़ करता इनहेरिटेंस तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो उन सब चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर सकते हो डिटेल में कि भाई ये चीज़ें थी, इसलिए मैंने इनहेरिटेंस यूज़ किया है। तो कोई भी इंटरव्यूअर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है, आपने उनको सारे के सारे आंसर दे दिए, उनको जो भी आंसर चाहिए था आपने उनको पर्टिकुलर प्रॉपर सही आंसर दिया हुआ है। तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि लाइक क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है करके। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी। तो मैं उस टॉपिक्स जो भी वीडियो होगा मैं उसमें हर एक चीज़ कवर करूँगी कि आपका ये क्यों है, किस लिए है, क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो मैं उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, ये सारी चीज़ें।